बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफ़ाइन भी करेंगे, हम इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम उसके साथ कुछ ज़ेली टॉपिक्स को भी देखेंगे, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो वोल्ट है। इसी तरह से जूल पर कूलम भी है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इसी तरह एब्सोलूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, जिसको हम एब्सोलूट पोटेंशियल कहते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये छोटी सी एक समरी सी मैंने लिख दी है कि आज हमारे टॉपिक्स इंक्लूड कौन कौन से होंगे इस लेक्चर के दौरान। तो हम अपने टॉपिक पे चले जाते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले हमने जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को यहाँ मैंने लिख दिया है। An electric potential is the amount of work needed to move a unit positive charge from a reference point to a specific point inside the field, keeping the charge in electrostatic equilibrium. साथ साथ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन में कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ और नाम भी हैं, जैसे पोटेंशियल ड्रॉप भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हम कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क भी कह सकते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बाय डेफिनेशन हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट्स को पढ़ते हैं, नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट को हम नहीं पढ़ रहे होते। फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द फील्ड, ये याद रखना है, रेफरेंस पॉइंट कोई भी हो सकता है, मगर जो दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर हमने चार्ज को लेकर आना है वो इनसाइड द फील्ड होना ज़रूरी है। और साथ एक और शर्त भी रख दी गई है, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन। ये हम इक्विलिब्रियम को पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, कि अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब हमने उसको एक्सेलरेट नहीं करवाया है। इसका मतलब है चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने देनी उसके अंदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद इसको आपने याद करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स को हम देख लेते हैं। यूनिट्स इसके आम रूटीन में जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो वोल्ट होता है। टेक्निकली जो वोल्ट है, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। इट इज़ इक्वल टू जूल पर कूलम। वोल्ट क्या होता है? जूल पर कूलम। यहाँ पे जे और साथ कूलम इनवर्स भी मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम लफ्ज़ इन्फिनिटी इस्तेमाल किया करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के केसेस के अंदर, तो इन्फिनिटी से मुराद कोई लामहदूद फासला नहीं होगा, बल्कि इन्फिनिटी से मुराद आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड से मुराद हम चंद सेंटीमीटर या चंद इंचेस दूर भी किसी चीज़ से जाएं तो हो सकता है हम फील्ड से बाहर आ जाएं। थ्योरेटिकली फील्ड कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती, मगर प्रैक्टिकली फील्ड को हम सिर्फ वहाँ तक कंसिडर करते हैं जहाँ तक कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत रखता है, या दूसरे मानों में एक चार्ज किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्लेट है और उसके इतनी दूर एक चार्ज रख दिया जाए कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्लेट उसको अट्रैक्ट या रिपेल ना कर सके, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो चार्ज इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हुआ है। इन्फिनिटी से मुराद आपने ये तवज्जो से समझनी है, यहाँ पे लामहदूद फासला नहीं है, आउटसाइड द फील्ड है। अच्छा, इसके बाद हम वोल्ट को डिफ़ाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, साथ ही इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख दिया है। Potential difference between 2 points will be 1 volt if 1 joule of work is done to move a positive charge of 1 coulomb from one point to other, keeping the charge in electrostatic equilibrium. अब ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ चार्ज है जिसको हम मूव करवाना चाह रहे हैं वो 1 कूलम के बराबर होनी चाहिए। और अगर हम उसको मूव करवाने के लिए हमें जो एनर्जी यूज़ करनी पड़े वो हमारे पास बराबर आ जाए 1 जूल के, तो फिर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उन चार्जेस की मूवमेंट की वजह से, इट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट। तो एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मगर इसके साथ भी शर्त वही मौजूद है कि हमारे पास चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इसका मतलब है कि उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि हमने इनको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करवाना है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
इसकी डेफिनेशन भी मैंने दो तरह लिख दी है। एक बड़े आसान से लफ्ज़ हैं, कोई बच्चा आसानी से समझना चाहे तो वो ऊपर वाली डेफिनेशन को देखे, मगर जो सेकंड डेफिनेशन है और के बाद वो ज़्यादा बेहतर है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम क्या कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क है, एक्चुअली इट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, दूसरी तरह से हम इसको और के बाद हम एक और तरह डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर कुछ। हमने जब भी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं और एनर्जी अभी यहाँ चार्ज ने गेन करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हों या हम उसे एनर्जी सप्लाई कर रहे हों। तो हम चार्ज को एनर्जी कब सप्लाई करते हैं? जब हम चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाते हैं। फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने का क्या मतलब है? क्योंकि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पढ़ रहे हैं, तो हम उसको नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ मूव करवाएंगे। इसका मतलब है हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करवाएंगे अगेंस्ट द फील्ड, और ये काम हमें ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, या दूसरे मानों में इसके लिए हमें उस चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसलिए इसके यूनिट्स भी वोल्ट्स या फिर जूल्स पर कूलम ही होते हैं। और यहाँ पर भी वो लाइन लिख दी गई है कि हमारे पास जब इन्फिनिटी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे कभी भी, तो इन्फिनिटी से मुराद क्या होगी? इन्फिनिटी से मुराद आउटसाइड द फील्ड होगा, कोई लामहदूद फासला नहीं होगा। आउटसाइड द फील्ड से मुराद जहाँ पर एक चार्ज या एक चार्ज प्लेट किसी और टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क करने की सलाहियत खो देती है या उसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले आपको इस डायग्राम को जो राइट साइड पे बनी हुई है ये आप ज़रूर समझ लें। सबसे पहले आपको टॉप पे एक प्लेट नज़र आएगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस बने हुए हैं। इसका नाम हमने बी प्लेट रख दिया है। ऊपर बी लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा। और नीचे आपको एक प्लेट नज़र आएगी जिस पे नेगेटिव चार्जेस बने हुए हैं, जिसका नाम हमने प्लेट ए रखा हुआ है। ये याद रखना है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज प्लेट या पॉजिटिव चार्जेस को हम हायर पोटेंशियल कंसिडर करते हैं, और नेगेटिव चार्ज प्लेट या नेगेटिव चार्जेस को हम लोअर पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। आपको ये यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को रख दें इस पूरी कन्फिग्रेशन के अंदर, तो जो नेचुरल फ्लो ऑफ होगा नेगेटिव चार्ज का, आपको पता है कि नेगेटिव प्लेट नेगेटिव को रिपेल करेगी और पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब है कि नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया। अच्छा, अगर हम यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं जिसको हम क्यू कह रहे हैं, तो उसका जो जो नेचुरल फ्लो होगा कुदरती तौर पे वो कैसे मूव करेगा? पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रही होगी और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही होगी। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ आपको एरोज़ की मदद से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे इन चार्जेस की मूवमेंट होगी। ये कुछ बुनियादी सी बातें थी और कॉमन सेंस से रिलेटेड हैं। आप बचपन में 8th 9th में और उससे पहले भी पढ़ कर आए हुए हैं इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें मैंने इसमें से लिख भी दी हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज प्लेट को हम हायर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज प्लेट को हम लोअर पोटेंशियल कंसिडर किया करेंगे। हमेशा ये आपने याद रखना है और ये आपकी मेमोरी का एक परमानेंट पार्ट होना चाहिए। कभी भी हायर पोटेंशियल का लफ्ज़ लिखा है तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और इसी तरह अगर लोअर पोटेंशियल का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगा। हम एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को कंसिडर कर लेते हैं और हम उसको अगर हम देखें कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने की इजाज़त दी जाए, मूव करवाया जाए, तो फिर वो बी से ए की तरफ मूव करेगा। क्यों बी से ए की तरफ मूव करेगा? क्योंकि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव उसे रिपेल कर रही है, नेगेटिव उसे अट्रैक्ट कर रही है, और इस काम में वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा क्योंकि मूवमेंट से पहले वो रेस्ट पर था। जैसे मूव करना शुरू करेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv² है। मैथ तो नहीं बढ़ रहा मगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज करना शुरू कर देगी। मगर अगर हम इसका उलट पढ़ें, कैसे?
लेट्स से हम पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ मूव करवाना चाहें। इसका मतलब है हम उसको उसके नेचुरल मूवमेंट या नेचुरल फ्लो से के अगेंस्ट मूव करवाएं। क्या मतलब हुआ कि हम उसको प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव करवाने की कोशिश करें, तो आप ये जानते हैं कि ये उसका कुदरती फ़्लो नहीं है। इसका मतलब है ये काम करने के लिए हमें उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा, या दूसरे मानों में हमें उस पर कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी। जैसे ही हम उस पर कुछ एनर्जी खर्च करेंगे तो इसका मतलब है वो अपनी एनर्जी गेन करेगा वो चार्ज। और जो चार्ज एनर्जी गेन करता है बेसिकली वो क्या, कौन सी एनर्जी गेन करता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें बढ़ जाएगी, वो उसमें स्टोर हो जाएगी। जैसे ही हम उस पर वर्क करना बंद करेंगे वो उस सारी एनर्जी को लेकर वापस अपनी नेचुरल फ्लो में मूव करेगा और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अच्छा, ये आपने बात जहन में रखना है कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है पाथ के। हम चार्ज को किसी लंबे चक्कर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाएं या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करवाएं, जो एनर्जी खर्च होगी वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारी इनिशियल पोजीशन कौन सी थी और हमारी फाइनल पोजीशन कौन सी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम इनिशियल से फाइनल में गए किस तरीके से हैं। तो हमारी अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो जो एनर्जी हमें इसके ऊपर कंज्यूम करनी पड़ी या वर्क करना पड़ा वो बराबर ही रहेगा। और दूसरे मानों में फिर चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की वो भी वही रहेगी। ये एक नोट भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपने याद रखना है कि चार्ज को हमने, फिर वही बात बार बार ये हम इसको चाह रहे हैं कि आप याद कर लें इस चीज़ को, कि इस पूरी मूवमेंट के अंदर हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखनी है ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना रहा तो फिर जो इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं उनके आंसर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके अलावा आप एक इक्वेशन, क्योंकि हम पहले पढ़ कर आए हैं, बेसिकली ये इक्वेशन आपने कूलम्स लॉ में भी देखी होगी कि अगर हमारे पास ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हो तो फिर फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे होंगे वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, F इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्यू नॉट से मुराद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और एफ से मुराद फोर्स है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब हम इन टर्म्स ऑफ वर्क इस पूरी चीज़ को पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं कि जो एनर्जी हम उस पर उसको कंज्यूम दे रहे हैं वो वर्क की फॉर्म में हम उसके ऊपर बेसिकली हम वर्क कर रहे हैं, तो वही एनर्जी उसमें स्टोर होती जा रही है। अच्छा, अगर हम चार्ज को, क्योंकि हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा रहे हैं, ए प्लेट या नेगेटिव प्लेट से बी प्लेट या पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जाएं, तो फिर जो वर्क हमें करना पड़ रहा है हम उसको कह रहे हैं वर्क ए बी, WAB, वर्क फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर हम वर्क ए बी कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट के ऊपर, इसका मतलब ये है कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं और साथ फिर वही शर्त कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखते हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्क जो है इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे फॉर्म लिख दिया है, एफ है ये, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारे पास स्टोर हो रहा है। अच्छा, अगर हम वर्क कर रहे हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि, क्योंकि हम वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़ते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू WAB। डेल्टा यू से क्या मुराद है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा हम चेंज के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, यू सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WAB। अब वर्क फ्रॉम ए टू बी है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम इसको कह रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी की दोनों वैल्यूज को अलग-अलग देखें। एक लोअर पोटेंशियल है, ये दूसरे मानों में वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की कोई लोअर वैल्यू होगी, उसको हम UA कह देते हैं। इसी तरीके से जो बी पॉइंट है उसके ऊपर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की कुछ हायर वैल्यू होगी, हम उसको UB कह देते हैं। तो हमारे पास UB से अगर UA माइनस कर लें तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। और ये चेंज आई क्यों थी, इसलिए कि हमने वर्क किया था इस चार्ज के ऊपर ए से बी तक मूवमेंट के दौरान। तो वो वर्क और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपस में हो जाएगी बराबर। आगे देख लें कि पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम उसको मूव करवाते हैं बेसिकली, तो क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होती है, ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो अब हम ज़रा देख लेते हैं कि अगर हम इसको चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड कर दें,
तो डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी की जगह डेल्टा यू हम लगा सकते हैं, डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। ऊपर हम देख चुके हैं कि डेल्टा यू किस चीज़ के बराबर है? यू बी माइनस यू ए के। क्यू नॉट डिनोमिनेटर में दोनों के साथ आ जाएगा, तो यू बी ओवर क्यू नॉट माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट। अब यहाँ से हम वोल्ट को कैसे हमने डिफाइन किया था? वोल्ट क्या था? वोल्ट था जूल पर कूलम। जूल क्या था? एनर्जी या वर्क। और पर कूलम क्या था? चार्ज। अब आप यहाँ पर ज़रा गौर से देखें, यू बी ओवर क्यू नॉट क्या है? एनर्जी ओवर चार्ज। और यू ए ओवर क्यू नॉट क्या है? एनर्जी ओवर चार्ज। इसका मतलब है हम यू बी ओवर क्यू नॉट को लिख सकते हैं वी बी, वोल्ट यानी कि पोटेंशियल। तो यू बी ओवर क्यू नॉट वी बी हो जाएगा और यू ए ओवर क्यू नॉट वी ए हो जाएगा। और क्योंकि वी बी माइनस वी ए इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी। अब इसी चीज़ को ज़रा थोड़ा सा तरतीब में लिख लेते हैं, तो डेल्टा वी किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए। और वी बी माइनस वी ए किस चीज़ के बराबर है? डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। और डब्ल्यू ए बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा यू से, सो डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। इसका मतलब है हम वी कैन राइट डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, एंड वी कैन आल्सो राइट डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। अब यहाँ ज़रा देख लें, वी बी और वी ए है क्या? ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब यहाँ हम ज़रा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान के ताल्लुक को भी देख सकते हैं, और वो किस चीज़ के बराबर है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू डेल्टा वी। डेल्टा यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और डेल्टा वी क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के दरमियान ये एक रिलेशन भी आ गया है। कहीं पे भी आपको न्यूमेरिकल में इसको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पर। इसको हम एब्सोलूट पोटेंशियल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब आम रूटीन में तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान लेते हैं, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट से क्या मुराद है? तो उसके लिए हम ये किया करेंगे कि हम एक पॉइंट को इन्फिनिटी कंसिडर कर लिया करेंगे और एक पॉइंट को इनसाइड द फील्ड कंसिडर किया करेंगे। इसकी पहले डेफिनेशन आप देख लें, वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। वही बात आ गई कि आपने कि वर्क करना है कहाँ से कहाँ तक? एक चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है उसको उठा कर लाना है इनसाइड द फील्ड। इन्फिनिटी पर कोई भी चीज़ हो जिसको अब हम लेट से इन्फिनिटी पॉइंट को हम ए पॉइंट कह देते हैं, या लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल ज़ीरो होता है तो हम उसको लोअर पोटेंशियल लिख लेंगे। और वी बी हम फिर पोटेंशियल ले लिया करेंगे पॉइंट बी का, और पॉइंट बी वो होगा जो इनसाइड द फील्ड होगा। तो वी ए यानी इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। वी बी हम फाइंड करना चाहते हैं, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। क्योंकि ए को हमने ज़ीरो पुट कर दिया है तो ए सबस्क्रिप्ट भी ख़त्म हो जाएगा, तो वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर क्यू नॉट हो जाएगा। और आप ये बात ध्यान में रखें कि जब सबस्क्रिप्ट जो होता है ना, ए या बी, ये डिफरेंस के लिए होता है। अगर आपके पास सबस्क्रिप्ट एक ही बच जाए, यानी आपको वी बी और डब्ल्यू बी नज़र आ रहा है, ए तो है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर सबस्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी नहीं रहता। तो हम सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, या दूसरे मानों में हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के लिए। पॉइंट बी से मुराद कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि w इज इक्वल टू क्यू नॉट वी। अब यहाँ आपने दो पॉइंट्स छोटे छोटे और भी हैं कि पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट इज स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स एट दैट पॉइंट एंड इन्फिनिटी। ये जो हम सिंगल पॉइंट या पोटेंशियल एट अ पॉइंट कह रहे हैं, या एब्सोलूट पोटेंशियल कह रहे हैं। एब्सोलूट पोटेंशियल इसलिए है कि एक जगह का पोटेंशियल ज़ीरो था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह ही नहीं थी, यानी इसका मतलब पॉइंट ए तो एग्जिस्ट करता था, अलबत्ता पॉइंट ए का पोटेंशियल ज़ीरो था। तो हम जब भी किसी भी सिंगल पॉइंट पर भी पोटेंशियल लेते हैं तो असल में वो दो पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों चीज़ें स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ये वेक्टर्स नहीं हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। आपने इस लेक्चर को बड़ी तवज्जो से समझना है। कुछ लेंथी हो गया है, कुछ चीज़ें इसमें छोटी छोटी बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस की हैं, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है अगले एक दो टॉपिक्स को समझने के लिए भी, और अगली हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं इसका जिक्र आता रहता है। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं
इस लेक्चर को एक बार, दो बार, तीन बार तब तक सुनते रहें, तब तक इसको लिखते रहें, अपने पास नोट करते रहें, जब तक आपको ये समझ ना आ जाए। और फिर भी अगर कहीं कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या यूट्यूब चैनल के ऊपर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई ऐसी और सिचुएशन हो, आपको लगे कि किसी पॉइंट को अभी तक क्लियर नहीं किया जा सका, तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इसको सुनने का और इसको समझने की कोशिश करने का। अल्लाह हाफ़िज़।